जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 28 जनवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो भारत के आपके आरआरबी एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, बीपीएससी टीआरई, इसके अलावा यूपीपीसीएस और आरपीएससी, भारत के जितने भी एग्जाम आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो उन सारे एग्जाम को फोकस करके मैंने इस सेशन को यहां पे तैयार किया है। करंट अफेयर्स और जीके की क्लास रेगुलरली आपको फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास आपकी बाइलिंगुअल है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट इस क्लास को बहुत ही डिटेल से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक 18 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हुआ है। तो एफटीए कब हुआ है, किस तारीख को हुआ है, पूछा जा सकता है। When the free trade agreement has signed after 18 years long negotiation between India and European Union। तो ये डेट आप याद रखिएगा। ये देखो, मैं पढ़ रहा था और जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है और उसने इस बात का भी दावा किया, बहुत सारे दुनिया भर में एक ग्लोबल न्यूज बन गई। लगातार डोनाल्ड ट्रंप भारत पे दबाव बना रहे थे कि तुम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, वरना हम आपके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ ठोकते जाएंगे, और टैरिफ लगा भी रहा है वो आदमी। इसके अलावा ना केवल भारत पे दबाव है, फ्रांस पे दबाव है, यूरोपियन कंट्रीज पे दबाव है, लगभग पूरी दुनिया में उसने इकोनॉमी कॉन्स्टेबल कर दिया है, जिसकी वजह से आप देखिए सोने के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चांदी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पे भारत यूरोपियन यूनियन को गले लगा चुका है। हमारे चीफ गेस्ट भी आपको मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन के ही जो हेड है वो थे। तो यहां पे एक बड़ा जवाब यहां पे भारत ने दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ देना बाकी है, इतने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे रुकने वाले भी नहीं है। तो 27 जनवरी 2026 को ये एफटीए हुआ है। द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ऑन 27 जनवरी 2026। 26 जनवरी को ये दोनों हमारे चीफ गेस्ट थे और हमने बोला एक तीर से दो निशाने मारते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी मारते हैं, चीफ गेस्ट भी बना देते हैं और एक दबाव, एक मैसेज भी भेजते हैं अमेरिका को, ठीक है। तो वैसे एक अच्छा है, लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियां आनी बाकी हैं। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर आप नरेंद्र मोदी यहां पर देख रहे हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग, यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन, ये दोनों यहां पे उपस्थित थे। नाम आपको ध्यान में रखना है इस एफटीए में। यूरोपियन यूनियन को साइन करने का मतलब है कि पूरे यूरोप कंट्री का समर्थन मिलना। यह बड़ी बात है भारत के लिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का समूह है। तो अभी 16 नंबर का, अब यह भी पूछा जा सकता है, ऐतिहासिक यहां पे समझौता है, तो 16 नंबर का इंडिया और यूरोपियन यूनियन का समिट हुआ है और यह समझौता 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। अभी लागू नहीं हुआ क्योंकि एक लंबी प्रोसेस होती है इतने सारे देशों को यहां पर इंप्लीमेंट कराने के लिए, तो अभी लंबी प्रोसेस पे होगा। क्या फायदा होगा इस एग्रीमेंट का? तो बड़ी बड़ी जो कारें हैं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जो आप यहां पे यूज करते हैं, तो भारत में यूरोपीय कारें जो अभी हैं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, तो उनकी सेल और बढ़ जाएगी। पहले इन पर 110% का टैक्स लगता था, अब ये टैक्स 10% कर दिया गया है। भारत यहां पे इन सभी पे जो ये सारी लग्जरियस आइटम हैं, इन पर टैक्स कम कर दिया है, तो ये कारें सस्ती होंगी और भारत की बहुत सारी सामानें जाएंगी, भारत को भी इसका फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली जो शराब है, वहां की शैंपेन शराब बहुत फेमस है, वाइन है, उस पर भी टैक्स कम हो गया है। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% का टैरिफ लगता है, अब इसे घटा करके 20 से 30% यहां पे कर दिया जाएगा। तो दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ने वाले हैं। भारत के 99% से ज्यादा सामान यूरोपीय देश में जाते हैं, वो यहां पर बिना टैक्स के बिकेंगे, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कम टैक्स लगाना या कोई भी टैक्स नहीं लगाना। हमारा कपड़ा जाता है, हमारा चमड़ा जाता है, मछलियां जाती हैं, ज्वेलरी सेक्टर्स पे लगभग 33 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का फायदा मिलेगा। हाँ, इन सामानों पे केवल 10% का टैक्स वो भी लगाने वाले हैं, ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे। कार और ऑटो सेक्टर में भी सीमित छूट यहां पे मिल रही है, तो भारतीय कंपनियों को नुकसान ना हो। भारत ने दूध में, अनाज में, पोल्ट्री में, सब्जियों में, इन सब को एफटीए से अभी बाहर रखा है।
तो किसानों का हितों का ख्याल रखा गया, जो लग्जरियस आइटम है उस पर है, इस पे यहाँ पे किसानों को उसका फायदा मिले, इसके लिए आप यहाँ पे प्राइसिंग थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रोफेशनल्स को भी फायदा है। भारतीय आईटी प्रोफेशनल एजुकेशन सर्विस ईयू में बाजार बड़ा होगा। भारतीय प्रोफेशनल को ईयू में काम बिजनेस के लिए आसान होगा। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवाएं, नई टेक्निक को बढ़ावा मिलेगा। तो काफी कुछ बदल जाएगा इस एग्रीमेंट के बाद, मैंने आपको पूरे डिटेल से बताया है। तो यूरोपियन यूनियन एक यहाँ पे राजनीतिक आर्थिक संगठन है। 1993 मॉस्ट्रिक्ट संधि के तहत इसकी स्थापना हुई है। 27 इसमें देश हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है और इसकी करेंसी यूरो है। इसका मेन मोटो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फ्री व्यापार करना। और इसके अलावा यहां पर मैंने आपको यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के भी नाम बताए, यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष का भी नाम बताया पहले, और यहां पे यूरोपीय पार्लियामेंट की संसद की अध्यक्ष जान लीजिए रोबर्टा मेट्सोला है। इस नाम को भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? Who has become the first Indian to win the Wiley Research Heroes Award? तो ये अवार्ड डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने जीता है। इसका सही आंसर ए होगा। एंड्रयू बार्टो, रिचर्ड सटन, ये ऑप्शन है। तो इनको एएम ट्यूरिंग अवार्ड मिला है। ठीक है, एएम कंप्यूटिंग साइंस में मिलता है, कंप्यूटर साइंस में सबसे बेस्ट अवार्ड मिलता है एएम ट्यूरिंग। लियास दियाकून को प्रित्जर पुरस्कार मिला है। प्रित्जर, ठीक है, प्रित्जर पुरस्कार मिला है। जो प्रित्जर पुरस्कार होता है ये वास्तुकला में मिलता है, यानी कि आर्किटेक्चर में अवार्ड मिलता है। ठीक है, लियास दियाकून को। डॉक्टर सोनाली घोष को मिला है, ये है आर मिलर पुरस्कार, कैंटन आर मिलर पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में अवार्ड ये दिया जाता है, कैंटन आर मिलर पुरस्कार। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को वाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड 2025 इन्होंने जीता है, और ये अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं जिनको इतना बड़ा अवार्ड दिया गया है। तो ये डब्ल्यूएचओ में पूर्व कर्मचारी भी रह चुके हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। वाइली रिसर्च हीरोज के लिए इनको प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। बहुत ही फेमस हेल्थ के क्षेत्र में, पॉलिसी रिसर्च के हेल्थ पॉलिसी रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं। अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में 6 नए टीकों को शामिल करने में इनकी अहम भूमिका रही है ताकि बीमारियों को रोका जा सके। ठीक है, अब बहुत सारे पुरस्कार सम्मान दिए जा चुके हैं, तो मैं आपको वो सारे पुरस्कार सम्मान पढ़ाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 उदय प्रकाश को मिला है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। जयश्री वेंकटेशन को रामसर पुरस्कार मिला है वेटलैंड्स कंजर्वेशन के लिए। टाइम पत्रिका के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा बर्मन है, और असम की है वो, ये एनवायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि सुनील मित्तल को मिली है। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कॉच अवार्ड दिया गया, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिया गया, जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल हैं। कीर्ति चक्र मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को मिला है 2025 का। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड से जो मैंने आपसे डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अरिजीत बसु को किस बैंक ने गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष अपॉइंट किया है? विच बैंक हैज बीन अपॉइंटेड अरिजीत बसु एज द नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड पार्ट टाइम चेयरमैन? तो इसका सही उत्तर होगा इंडसइंड बैंक। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडसइंड बैंक का इनको अभी यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है, और ये पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, ही हैज बीन अपॉइंटेड इंडसइंड बैंक नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज ए पार्ट टाइम चेयरमैन। इनका कार्यकाल 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा, और ये 3 साल तक इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होने वाला है। इसके पहले एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के भी अध्यक्ष रह चुके। इंडसइंड बैंक की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। 1994 में इसका स्थापना हुआ है। इसका इंडसइंड बैंक जो है वो इंडस सिंधु नदी से आया है और इंडिया दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। बहुत सारे बैंकिंग अधिकारी हैं, नियुक्तियां हैं, उसको भी पढ़ा देता हूं। एसबीआई बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी हैं, और ये इंडियन बैंक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, ध्यान में रखिएगा। देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं। बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक हैं। इसके बाद है बैंक ऑफ महाराष्ट्र निधु सक्सेना है।
ब्रिजेश कुमार सिंह कैनरा बैंक के हैं, कल्याण कुमार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं, विनोद कुमार इंडियन बैंक के सीईओ हैं। फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक, ये है अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा है। ये पूरी नई अपॉइंटमेंट है, अपडेट कर लीजिए। यूको बैंक के अश्विनी कुमार है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हैं आशीष पांडे। तो नोट कर लीजिएगा। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना होता है। चाइनामैन वर्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है चाइनामैन, ठीक है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ डायमंड है जो कि कार्बन से बना होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल, और जिनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबल है। आप चेक करिए कि आपने सही उत्तर दिया है कि नहीं। देखिए डायनेमिक ने लगभग जो क्वेश्चन हमने पूछे थे उसका आंसर विद टाइमलाइन दिया है। क्रिकेट हीरा अल्फ्रेड नोबल, क्वेश्चन ऑफ द डे अभिषेक शर्मा, पिक्चर ऑफ द डे मिल्खा सिंह। तो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम। इवन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इन दिस सेक्शन। यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से एक एक चीज सुनना है ताकि कमेंट ऑफ द डे में आप भी आए, ठीक है। चलिए तो आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एड्स के लिए जो यहाँ पर टेस्ट होता है वो कौन कौन सा टेस्ट है जो एड्स में इस्तेमाल होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। जम्मू कश्मीर के 10,500 फीट ऊंचे चतरगला दर्रे पर एक साहसिक उच्च ऊंचाई ऑपरेशन किस संगठन ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? तो 10,500 फीट ऊंचाई पर एक चतरगला पास है, वहां पे जम्मू कश्मीर में एक प्रोजेक्ट किया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सोचो 10,500 फीट बहुत ऊंचा होता है ना। माउंट एवरेस्ट जो है वो कितने फीट पर है? माउंट एवरेस्ट आपको पता कितने फीट पर है? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने जम्मू कश्मीर में इस जगह पर इतनी ऊंचाई पर, यहां पे चतरगला पास है, दर्रा है जहां से लोग इस पास के माध्यम से आते जाते हैं, वहां पे एक ऑपरेशन किया है और सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो इसमें 35 बीआरटीएफ के 118 सड़क निर्माण कंपनी ने 40 घंटे लगातार बर्फ हटाया है और बचाव अभियान यहाँ पे चलाया है। और 118 कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका नाम है, ठीक है, जिसमें ये काम कर रहे लगातार, ठीक है। तो इसमें 5 से 6 फीट बर्फ ढकी हुई थी, 38 किलोमीटर की सड़क को साफ किया है। भदेर व चतरगला मार्ग पर ये काम किया है। ऑपरेशन में 40 सैनिक और 20 नागरिकों को बिना किसी हताहत के सुरक्षित निकाला भी गया है। तो बीआरओ बड़ा काम कर रही है। देखो बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 1960 को बीआरओ की स्थापना हुई है और ये सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क डेवलप करने के लिए काम करती है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ठीक है। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। महिला प्रीमियर लीग के WPL के इतिहास का पहला सेंचुरी किस खिलाड़ी ने जड़ दिया है? तो WPL में आज तक किसी महिला ने सेंचुरी नहीं मारा था, लेकिन ये एक शानदार प्लेयर है और लगातार मैं इनके बारे में पढ़ता आ रहा हूं। इनका नाम है नेट साइबर ब्रेंट। इन्होंने WPL के इतिहास में पहला शतक जड़ा है। WPL चल रहा है, अब चूंकि अभी T20 होने वाला है और भारत न्यूजीलैंड का मैच भी हो रहा है, तो इस पे इनका थोड़ा दब रहा है, टीआरपी उतनी नहीं मिल पा रही है, लेकिन बेहतरीन ये भी इवेंट होते हैं। WPL के इतिहास में पहला शतक मुंबई इंडियंस की है नेट साइबर ब्रेंट, जिन्होंने यहां पर इंग्लैंड से खेलती है ये नेट साइबर ब्रेंट, इन्होंने इतिहास रचा है। और ये उपलब्धि आरसीबी बेंगलुरु के खिलाफ इन्होंने इसको मार करके यहां पे सफलता हासिल करी है। 57 बॉल पे 100 रन बनाए हैं और 16 चौके 1 छक्का इसमें शामिल है। तो यहां पे हम बात करें तो WPL एक महिला T20 क्रिकेट लीग जैसे IPL होता है, बट इसमें वीमेंस पार्टिसिपेट करती हैं। BCCI इसे कंट्रोल करता है। 2023 से स्टार्ट हुआ है। तो मैं आपको 23, 24, 25 तीनों के विनर के नेम बता देता हूं। तो 23 में विनर मुंबई इंडियंस थी, 24 की विनर आरसीबी थी और 25 की जो विनर थी वो आरसीबी है, मेल है ना, जो यहां पे पुरुषों का IPL था उसमें विनर बनी है। 25 की विजेता मुंबई इंडियंस 2 बार जीत चुकी है। अब देखते हैं इस साल कौन विजेता बनता है, मैं आपको अपडेट तो दूंगा ही।
अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ा देता हूं। तो विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी यहां पे जीतकर इतिहास रचा है। लॉरा वॉलवर्ड्स को दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, किस राज्य में 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक बड़ा जैविक पार्क डेवलप किया जाएगा? एक बड़ा बायोलॉजिकल पार्क यहां पर 81 वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के साथ डेवलप किया जा रहा है। तो कहां पे किया जा रहा है? राजस्थान में किया जा रहा है। सी सही उत्तर होगा। तो राजस्थान में जगह अलवर डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 81 वन्य जीव प्रजातियों के साथ एक बहुत बड़ा जैविक पार्क डेवलप किया विकसित करा जाएगा। तो ये जो नया जैविक पार्क है ये अलवर जिला के कटी घाटी क्षेत्र में तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो इसमें जो पार्क है ये कटी घाटी और जयसमंद के ठीक बीच में लोकेटेड होगा। और यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो एनसीआर जिसे हम दिल्ली भी कहते हैं, इसमें ये भी कवर होगा। इस प्रकार का पहला बायोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। 100 हेक्टेयर भूमि पे पूरा फैला होगा। 30% हिस्सा चिड़ियाघर के रूप में से यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। प्यारे साथियों, आप अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ। जैसे ही क्लास खत्म होगी आप पीडीएफ वहां से प्राप्त करेंगे। देखिए टेस्ट सीरीज पिछले 2-3 दिनों से नहीं हो पा रही थी। हमारे जो टेस्ट बनाने वाले व्यक्ति हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो सही हो गए। पुराने टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आप वो टेस्ट भी दीजिएगा। अब रेगुलर आपके टेस्ट होंगे। आज का भी टेस्ट अपलोड है, पीछे का भी टेस्ट अपलोड है। इसी टेस्ट सीरीज में 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को भी देखना मत भूलिएगा। 12 महीने का मंथली टेस्ट दीजिएगा। और प्रीमियम कोर्सेस में आपके लिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है, करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट है, 12 महीने का टेस्ट है, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है। 1000+ वीडियोस मिलेंगे 3 साल की वैलिडिटी के साथ, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस के लिए। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब आपको मिलेगी। और प्रीमियम कोर्सेज में जाके आप 1 साल की टॉपिक वाइज कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं 2025 की, जितने भी नए स्टूडेंट हैं। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी है, मंथली ई बुक्स भी, टेस्ट पास भी है, चेकआउट करिएगा आप जाके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण CAES विद्युत संयंत्र का संचालन यहाँ पे शुरू किया है? वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, ये किसने पावर प्लांट स्टार्ट किया है? तो चाइना ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा चाइना। तो चाइना का जगह है जियांगसू प्रांत, वहां पे स्टार्ट किया दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज। ये क्या करेगा, ये परियोजना क्या करेगी? जो चाइना की ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा उपलब्धि है। ये बहुत बड़ा, मतलब वायु ऊर्जा को भंडारण करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, इसमें लगभग 2400 मेगावाट, 2400 मेगावाट घंटे यहां पर स्टोर हो सकता है। तो जो विंड एनर्जी होती है ना, उससे जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, और वहां पे फिर विद्युत प्लांट यहां पे तैयार किया है और वहां से बिजली सप्लाई होगी। ठीक है, तो इस परियोजना की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है। तो ये प्लांट लगभग 6 लाख घरों की वार्षिक बिजली जरूरत पूरा कर सकता है। और हमें भी इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अभी भी भारत में वही जातिवाद चल रहा है, पता नहीं कब हम जातिवाद से ऊपर उठेंगे। इस सरकार जो है विभाजन करके हमें जातियों में बांटती है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़े, हम प्राइमरी सेक्टर में आगे कैसे बढ़े। मतलब सरकार खुद नहीं चाहती है, सरकार हमें खुद ही लड़ाना चाहती है। सरकार का ध्यान अगर मीडिया उन सभी मुद्दों पे चर्चा करे जहां पे देश की तरक्की की बात हो, जहां पे उत्पादन की बात हो। आप जब भी देखिए जातिवाद और दूसरा धर्म, मतलब आप खुद पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद सोचिए कि कब तक इन मुद्दों पे मीडिया चलती रहेगी, है ना। मीडिया पूरी तरीके से बिक चुकी है और हम भी मजे इसी में लेते, सच बताएं तो इसमें कहीं ना कहीं हम भी बहुत जिम्मेदार हैं। जब मैं देखता हूं कि आज के समय में जहां पे हमें कोडिंग सीखना चाहिए, जहां पे 5 से 6 साल का बच्चा कोडिंग सीख लेता है चाइना में,
इन्वेस्टमेंट सीखता है, एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल सीखता है और बहुत सारे स्किल डेवलप कर लेता है कम उम्र में। और जहाँ पे बच्चा बहुत सारे एडवांस्ड लर्निंग स्किल्स जानता है, लेकिन हमारा देश आज वहीं पे है, उसी जातिवाद में, उसी धर्म में, उसी पॉलिटिक्स में। बहुत दुख होता है ये सब चीज़ों को देख के। बट हाँ, कोशिश करेंगे। अभी क्या है कि मैं बहुत छोटा आदमी, बहुत बड़ा आदमी तो हूँ नहीं। अभी मुझे भी अपना घर परिवार चलाना है। जब भी ईश्वर मौका देगा तो ज़रूर इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कुछ ना कुछ तो प्रयास करूँगा। भारत का एकीकृत जो भुगतान इंटरफेस है यूपीआई है, किस देश में शुरू होगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? तो जापान में स्टार्ट होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जापान में यूपीआई स्टार्ट हो रहा है और सच में यूपीआई बहुत ही फास्ट है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसे अडॉप्ट किया है। अब एकीकृत भुगतान इंटरफेस जापान में शुरू होने वाला है। तो भारत जापान ने इसको लेकर के साझेदारी करी थी, इसके तहत यहां पर ये शुरुआत होने जा रही है। तो ये सेवा एनटीटी डेटा और राष्ट्रीय भुगतान निगम एनटीटी जो कि जापान की है और हमारी एनपीसीआई है, दोनों ने मिलकर के स्टार्ट करने की बात कही है। तो अभी 2026 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से लॉन्च किया जाएगा और ये सुविधा जो इंडियन टूरिस्ट है उनके लिए होगी, वो इससे पेमेंट कर पाएंगे और यहाँ पे फास्ट जो ट्रांजैक्शन है वो पूरे होंगे। अब बात करें यूपीआई की, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिससे 2016 में स्टार्ट किया गया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 24 घंटे 24x7 रियल टाइम पे आप पैसे भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। ठीक है, आरबीआई और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर के इसको स्टार्ट किया। भारत में डिजिटल पेमेंट को बहुत फास्ट बनाने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर रहा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रच दिया है। और इतिहास रचने वाली ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन है? हु इज द फ्लाइट लेफ्टिनेंट हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय होस्टिंग द नेशनल फ्लैग विद द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 77 रिपब्लिक सेलिब्रेशन? तो इनका नाम है अक्षिता धनखड़। इनका नाम है अक्षिता। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, शिवांगी सिंह जो है ये फाइटर पायलट उड़ाया है, पर कौन सा फाइटर पायलट उड़ाया है? फाइटर पायलट उड़ाया, इन्होंने राफेल उड़ाया है। ठीक है, तो राफेल जो कि हमने फ्रांस से खरीदा है, तो पहली महिला है। भावना कांत और अवनी चतुर्वेदी दोनों यहाँ पे फाइटर पायलट हैं ये, और पहली फाइटर पायलट हैं दोनों जो जिन्होंने फाइटर पायलट उड़ाया है। बट राफेल को उड़ाने वाले शिवांगी सिंह है। ठीक है, तो हम बात करें तो अभी आप यहाँ पे तस्वीरों में देख पा रहे हैं इनको, ये हैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़। इन्होंने इतिहास रचा है। ये नई दिल्ली में राष्ट्रपति के साथ इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ये बड़ी बात है। हमारी जो छोरियां हैं वो लगातार बेहतरीन वर्क कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं और हमारे जो आने वाली गर्ल्स हैं उनको मोटिवेट कर रही हैं, महिलाओं को भी मोटिवेट कर रही हैं। अक्षिता धनखड़ हरियाणा के झज्जर में कसनी गांव है, वहां से बिलोंग करती है। हरियाणा से इनका संबंध है। तो प्रथम महिलाएं जो भी, उनको भी मैं आपको पढ़ा देता हूं। तो मेघालय राज्य की पहली चीफ जस्टिस ये है रेवती मोहिती डेरे। उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव अनु गर्ग है। इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजी लाल है। यूक्रेन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर यूलिया स्विरिडेंको है। आरपीएफ की पहली महिला डीजी सोनाली मिश्रा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ प्रिया नायर है। आज का आखिरी प्रश्न है, आईएस बिंद्रा किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आईएस बिंद्रा वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हु हैज पास्ड अवे? तो ये बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका पूरा नाम था इंदरजीत सिंह बिंद्रा। 1993 से 1996 तक बीसीसीआई के 23वें अध्यक्ष के रूप में काम किया है। अभी वर्तमान जो है मिथुन मनहास प्रेजेंट में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। मिथुन मनहास इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ हेमांग अमीन है। राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट है। कोषाध्यक्ष है प्रभतेश भाटिया। अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर है। आईपीएल अध्यक्ष है अरुण धूमल। गौतम गंभीर मेंस कोच है। सेक्रेटरी है देवजीत सैकिया। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और अमूल मजूमदार
वो वीमेंस क्रिकेट टीम के यहाँ पे कोच हैं। दोस्तों ट्रिपल आर पे आज हम दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? आप सभी स्टार्ट हो जाइए कमेंट बॉक्स पर। तो आईआईटी आईएसएम धनबाद बी राइट आंसर होगा। दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली किस संस्थान ने डेवलप करी है? तो वर्ल्ड फर्स्ट एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली आईआईटी दिल्ली ने डेवलप करी है, जो यहां पे लैब पे वर्क करेगा। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में पहला स्थान किसे मिला है? तो नेपल्स को मिला है, जो कि इटली में शहर है। सुशासन दिवस कब मनाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद पे 25 दिसंबर को मनाते हैं। लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी तो वैभव सूर्यवंशी हैं, 14 साल इनकी एज है। विनोद कुमार शुक्ला का निधन हो गया, किस भाषा के साहित्यकार थे? हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। डीआरडीओ ने किस मिसाइल के परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं? तो आकाश एनजी के सफलतापूर्वक परीक्षण किए हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना से किस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी सेवा मुक्त कर दी गई है? तो आईएनएस सिंधु घोष इसका राइट आंसर होगा। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है, जिसे यूनिट 2 पे हाल ही में शुरू किया गया है? तो सुबनसिरी रिवर पर है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो जयंत विष्णु नरलीकर को यहां पे अवार्ड दिया गया है। प्यारे साथियों 27 जनवरी के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर आपने कल पढ़े हैं। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 131 दिए गए, 113 पद्मश्री दिए गए और 13 यहां पे पद्म विभूषण दिए, 5 पद्म विभूषण दिए गए, 13 पद्म भूषण दिए गए। 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया। गणतंत्र दिवस 2026 पे अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया? तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया शुभांशु शुक्ला को, यूपी से है ये, ठीक है। भारत के टी20 में दूसरे सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर ने बनाया है? तो ये है अभिषेक शर्मा, 14 बॉल में। मार्ट अली किस क्षेत्र से जुड़े थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो साहित्य और पत्रकारिता से इनका संबंध था। भारत ने कौन सी नदी घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा नदी आवास बन गया है? तो गंडक रिवर, जो नेपाल से निकलती है। भारत ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की किस पहल को 2026 के फ्रांस एडलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट नॉमिनेट किया है? तो अन्न चक्र पहल को। असम का सबसे बड़ा बहुखेल स्टेडियम किस शहर में बनेगा? तो ये कहां पे बनेगा? डिब्रूगढ़ में बनेगा, ठीक है। ग्रैंड स्लैम में सिंगल्स कैटेगरी का 400 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी, तो इनका क्या नाम है? तो ये है नोवाक जोकोविच। गल्फ फूड ने पहली बार किस देश को अपने भागीदार देश के रूप में शामिल किया है? तो गल्फ फूड ने पहली बार भारत को शामिल किया है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन भाग लेगा? तो स्कॉटलैंड यहां पे भाग लेगा। 68,000 साल पुरानी हस्तकला की खोज किस देश में हुई है? इंडोनेशिया में इसको खोजा गया है। प्यारे साथियों अब हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। राजस्थान आरएएस प्रीलिम्स 2023 का प्रश्न है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इनमें से किसके द्वारा सुरकोटदा नाम का हड़प्पा सांस्कृतिक स्थल खोजी गई है? तो जगतपति जोशी के द्वारा, डी राइट आंसर होगा। इनमें से किस सैंधव स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण है? आरपीएससी 2018 का प्रश्न। जुते हुए खेत कालीबंगन में और काली चूड़ियों के साथ कालीबंगन में। किस हड़प्पा स्थल पर एक पक्का बाथरूम मिला था? सिलेक्शन पोस्ट 2024 का प्रश्न है। तो पक्का बाथरूम मोहनजोदड़ो में मिला था। आपके लिए प्रश्न है, वायली रिसर्च हीरोज पुरस्कार अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको एक पिक्चर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये पिक्चर किस व्यक्ति की है और ये किस लिए जाने जाते हैं, कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है। आप सभी को स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना है। वहां पे हर एक दिन की पीडीएफ सीक्वेंस वाइज डली है, डाउनलोड करना है। और टेस्ट सीरीज में आप 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी यहां पे दे सकते हैं। आपके लिए मंथली बुक्स है,
ईयरली ई बुक्स है और आप यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स, टॉपिक वाइज सीए की ई बुक्स अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, जाके आप यहां से अवेयर कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्सेस हैं आपके लिए, जहां पर 12 महीने का करंट अफेयर का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड का यूज करेंगे। 99 में आपको ये बैच मिलेगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, बहुत ही डीपली डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको। एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, डिफेंस हर एग्जाम कवर होता है। जनवरी 700 कूपन कोड यूज करिएगा। 599 में आपको बैच मिलेगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री 1000 प्लस वीडियो इन सब्जेक्ट से आपको मिलेंगे। इसके साथ मिलेगा 18,000 टॉपिक वाइज सब्जेक्ट टेस्ट है फ्री, 12 महीने का करंट अफेयर्स का मंथली टेस्ट फ्री और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक फ्री। तो आप सभी आज ही एनरोल करें। प्रीमियम कोर्सेस में जाके अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में एनरोल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की 12 महीने की यहां पे पैकेज है। 1 ईयर का टॉपिक वाइज पीडीएफ है, 1000 टॉपिक वाइज पीडीएफ है आपको मिलेगा। ईयरली ई बुक्स है, ई बुक सेक्शन में मिलेगा। दिसंबर महीने के मंथली ई बुक्स है। टेस्ट पास है। राजा गुप्ता करंट अफेयर पे जाएंगे आप, यहाँ पे ई बुक्स में जाएंगे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी की बुक्स भी हमने लॉन्च करी हैं। बायोलॉजी, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी बुक्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जीके जीएस की सभी ई बुक्स इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आप यहां से डाउनलोड करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इन सभी चैनल से, फेसबुक से जुड़िए। ये सारे सोशल मीडिया हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे पिन किए गए हैं। चैनल अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और आप अपना हमें फीडबैक देके अपना रिव्यू दे सकते हैं कि कैसा लगा आपको क्लास। और पहली बार आए हैं तो शेयर जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो सभी दोस्तों, क्योंकि आप ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।